Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी सब्जेक्ट MCO 1 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड बेसिकली ये कंटिन्यूइंग पार्ट है यूनिट सेकंड के पार्ट थर्ड का। पार्ट थर्ड में हमने बेसिकली डिस्कस करा था अबाउट दी कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंटिंजेंसी थ्योरी जो कि एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये वन ऑफ दी पॉपुलर थ्योरीज में काउंट की जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज में जितनी भी थ्योरीज अवेलेबल है उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी जो है वो है कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके पीछे क्या रीजंस है तो हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर थ्योरी को इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है। तो डिटेल में उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड वीडियो के एंड तक, दैट इज माय गारंटी, अगर आप पूरे अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे रीजंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे एंड इफ यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। तो हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, बहुत सारी लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लास्ट वीडियो में जैसा मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जो क्वेश्चन था जून 2014 एग्जाम में आया हुआ वो ये था, डिस्क्राइब दी कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पार्ट 1 है इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं देखी, अगर आपने नहीं देखा ये पार्ट तो आपको ऊपर आई का बटन दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर लिंक। अदरवाइज आप सीधे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपना MCO 1 सब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए, वहां पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द रीजंस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में कंटिंजेंसी थ्योरी फॉलो की जाती है तो उसकी पॉपुलैरिटी के पीछे क्या रीजंस है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। तो सबसे पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। अपना आंसर लिखने से पहले हमेशा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। तो कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद में वन बाय वन जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कंटिंजेंसी थ्योरी इतनी पॉपुलर है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, कंटिंजेंसी थ्योरी कंपेल्स द मैनेजमेंट टू बी अवेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इन एवरी सिचुएशन and forces them to take an active and dynamic role in determining what best would work in each case। तो कंटिंजेंसी थ्योरी की वजह से बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको जो और एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इवन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखती है और जो प्रॉब्लम्स बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है उन 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 सिचुएशंस को भी बेसिकली जानना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है। तो मैनेजमेंट जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी सिचुएशन में, कंटिंजेंसी थ्योरी की वजह से उनको क्या करना पड़ता है, उन उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, सिचुएशंस एनालाइज करनी पड़ती है। और इसकी वजह से कंटिंजेंसी थ्योरी की वजह से ही जो मैनेजमेंट होता है उसको खुद का कैसा एक एक्टिव और डायनामिक रोल प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि वो एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम है, उससे डील करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एनालाइज करना है उस सिचुएशन को। एंड एनालाइज करने के बाद में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इन ऑर्डर टू डील विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो उसके लिए मैनेजमेंट का एक्टिव और डायनामिक रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो कंटिंजेंसी थ्योरी के थ्रू प्रोवाइड हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज contingency theory does not only examines the relationship between the subsystems of a specific organization in a given environment but also offers solution to particular organizational problems। तो जो कंटिजेंसी थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में सब सिस्टम्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन खुद में एक सिस्टम है, फिर उसके कई पार्ट्स है, तो सब सिस्टम्स हम उनको बोलेंगे। तो जितने भी सब सिस्टम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके सब सिस्टम्स के बीच में रिलेशनशिप को एग्जामिन करने में हेल्प करता है कंटिजेंसी थ्योरी। एंड साथ ही के साथ आपका क्या करता है, आपकी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में आप फेस करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटिजेंसी थ्योरी क्या करती है,
जो सब सिस्टम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके बीच में रिलेशनशिप को एग्जामिन करती है, और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको सॉल्व करने के लिए क्या करती है, सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। ओके, तो दोनों पॉइंट्स फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, आज से राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, साथ साथ लिखना एक नोटबुक बना लीजिए और लिखना प्रैक्टिस कर दीजिए। ज्यादा नहीं है, 15-20 मिनट डेली के भी स्पेंड करेंगे और अपना पूरा इस साल पढ़ेंगे, तो दैट इज माई गारंटी कि 70 to 80% मार्क्स बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे आप। नाउ नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, एंड इस स्लाइड का पॉइंट नंबर 1 से कंटिजेंसी थ्योरी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन प्रैक्टिकल डे टू डे सिचुएशनल पजल सॉल्विंग असाइनमेंट्स द मैनेजर एनकाउंटर एंड इज बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, तो जो कंटिजेंसी थ्योरी है वो बेसिकली क्या है, आपकी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उनके लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से जो कंटिजेंसी थ्योरी है वो एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है। अब जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से कंटिजेंसी थ्योरी को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है। तो सबसे पहले उनकी हेडिंग्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है बिकॉज ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है कंटिजेंसी थ्योरी का, ये सबसे पहला रीजन है बिकॉज ऑफ विच इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यू नो मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट पर्टिकुलर रीजन इज लिंकेज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो जो कंटिजेंसी थ्योरी है वो आपका एक लिंक एस्टेब्लिश करती है थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच में। ये सेकंड रीजन है जिसकी वजह से ये पॉपुलर थ्योरीज में काउंट होती है। Now, third reason due to which the contingency theory of organization is one of the popular theories because it provides the basis for introducing changes. अगर आपको अपनी organization में कोई change लाना है, कुछ नया introduce करना है, तो उसके लिए आपको base provide करती है, उसके लिए आपको reason provide करती है। कौन? कंटिजेंसी थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, कंटिजेंसी थ्योरी प्रोवाइड्स यू द बेसिस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस। नाउ फोर्थ रीजन है बिकॉज ऑफ इट्स वाइड एप्लीकेबिलिटी। बहुत सारी सिचुएशन में बहुत इजी तरीके से कंटिजेंसी थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, बड़ी हो, आपकी एक एमएनसी हो, ग्लोबल लेवल पर वर्क कर रही हो, इट डजंट मैटर, you can apply this theory to almost every situation. So because of its wide applicability, it is one of the most popular theories of organization. Now the next point is new micro phase in management. So the contingency theory is creating a new micro phase in the management, and this is why it is becoming one of the most popular organizational theory. ठीक है, तो जैसे आपको मैंने इनिशियली बताया था ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है और न्यू माइक्रो फेज इंट्रोड्यूस कर रही है मैनेजमेंट में, नए नए तरीके इंक्लूड कर रही है मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसीलिए भी ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरीज में काउंट की जाती है। तो ये 5 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए फटाफट कि जो कंटिजेंसी थ्योरी है वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, लिंक क्रिएट करती है बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, बेस प्रोवाइड करती है चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के लिए, और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत ही वाइड है, और बेसिकली क्या है, न्यू माइक्रो फेज प्रोवाइड कर रही है मैनेजमेंट में। ओके, तो आई एम श्योर की पॉइंट्स क्लियर होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, और उसमें अब हम डिटेल में इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि जॉब करते हैं और जिनके पास टाइम नहीं होता अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ने का। तो एक ये छोटी वीडियो देखकर वो अपने जो एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो सबसे पहला जो हमारा रीजन था ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है किसके थ्रू? कंटिजेंसी थ्योरी के थ्रू। So contingency theory provides a conceptual framework within which managers can systematically study the characteristics of the major organizational components as well as their interrelationship. So this is why contingency theory is considered as one of the most popular theories, क्योंकि ये आपको क्या करती है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू जो मैनेजर होता है
वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में सिस्टमेटिकली जान सकता है, स्टडी कर सकता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकता है और उनके जो रिलेशनशिप है आपस में एक दूसरे के साथ में उनको बहुत इजीली और सिस्टमेटिकली स्टडी कर सकता है। तो दिस इज द रीजन कंटिंजेंसी थ्योरी आपका क्या है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न प्रोवाइड करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट्स को स्टडी करने के लिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए, उनके रिलेशनशिप को जानने के लिए। तो इसीलिए ये क्या है, एक पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में काउंट की जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज लिंकेज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है आपका थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों के बीच में आपका लिंक प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए भी ये क्या है, पॉपुलर थ्योरी में काउंट होती है। तो कंटिंजेंसी थ्योरी इज अ practical way of studying and analyzing the organizations. The theory suggests a host of alternatives that might be applicable to a particular situation. तो कंटिंजेंसी थ्योरी में जैसा कि हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में कि कंटिंजेंसी थ्योरी में आप सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो, ठीक है, एंड अपनी जो स्टडी होगी उसके बेसिस पर जो भी आपको रीजंस मिलेंगे प्रॉब्लम के, उनके लिए ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करते हैं और उन ऑल्टरनेटिव्स में भी बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स को चूज करते हैं। तो कंटिंजेंसी थ्योरी क्या है, बेसिकली आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए प्रैक्टिकल वे प्रोवाइड करती है और प्रैक्टिकल वेज के साथ साथ जो थ्योरी होती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी अवेलेबल है जिसमें आपकी कई सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको अलग अलग सिचुएशन से डील करने के लिए। तो उन पर्टिकुलर थ्योरीज वाले सॉल्यूशंस को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल वे में, तो उसको जानने में भी आपकी हेल्प करती है। तो इस तरीके से जो कंटिंजेंसी थ्योरी है वो आपका एक लिंक क्रिएट करती है आपकी जो एक्चुअल थ्योरी होती है और प्रैक्टिस होती है उनके बीच में। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कंटिंजेंसी थ्योरी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस। तो चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका बेस प्रोवाइड करती है कौन, कंटिंजेंसी थ्योरी। तो कंटिंजेंसी थ्योरी एक्सप्लेन्स द डायनामिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। इट प्रोवाइड्स the information about the relevant changes that occur in the environment from time to time. It also provides the necessary information to maintain the dynamic equilibrium. तो कंटिंजेंसी थ्योरी क्या है, आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के जो डायनामिक प्रोसेस होती है, यानी कि वो प्रोसेस जो चेंज होती रहती हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है और ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरह के चेंजेस आते हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है और उनके रीजंस भी प्रोवाइड करती है एक्चुअली कि क्यों आपके ये चेंजेस आए हैं। और इसके अलावा जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, उनको भी आपका प्रोवाइड करती है कंटिंजेंसी थ्योरी। तो इस तरीके से जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंटेन करने में हेल्प करती है कंटिंजेंसी थ्योरी। क्योंकि जब आपको पता होता है कि कौन से चेंजेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है और क्यों बेस्ट हैं और उनको अप्लाई नहीं करने पर आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में जो चेंजेस होते हैं वो इजीली इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जब आपको रीजन पता है कि क्यों करना है तो कैसे अपने आप हो जाता है, ध्यान दीजिएगा ये चीज। सो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द पॉइंट नंबर 4 व्हिच इज वाइड एप्लीकेबिलिटी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कंटिंजेंसी थ्योरी की जो एप्लीकेबिलिटी है काफी वाइड है एज कंपेयर टू अदर थ्योरीज व्हिच आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। तो इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थ्योरी में काउंट की जाती है ये। So the applicability of the contingency theory is extremely wide because of its practical nature. तो जो contingency theory है काफी practical theory है। इसमें आप क्या करते हैं, बेसिकली जो actual problems होती है उसके root cause को आप find out करते हैं और उस root cause के basis पर जो आपका best possible solution होता है उसको आप अप्लाई करते हैं टू डील विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो प्रैक्टिकल नेचर है इस पर्टिकुलर थ्योरी का जिसकी वजह से इसका जो यूजेज है या एप्लीकेबिलिटी है वो काफी वाइड है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो wherever there is a need to define or redefine the relationship in an organization, contingency theory always proves to be useful. एंड इसके अलावा हम बात करें तो जब भी कंपनी में आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट हो
या फिर बेसिकली हायरार्की हो, उनको डिफाइन करना है या रीडिफाइन करना है उनके बीच के रिलेशनशिप को, तो उसको करने के लिए कंटिंजेंसी थ्योरी हमेशा ही यूजफुल प्रूव होती है। ध्यान दीजिएगा, आई एम सेइंग ऑलवेज, इट ऑलवेज प्रूव्स यूजफुल if you have to define or redefine the relationship in an organization। जब भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है, कंटिंजेंसी थ्योरी इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपको एंड ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो 4 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट पॉइंट बचा है, पेशेंस रखिए, उसको भी सीख लीजिए एंड पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो अपने जितने भी पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस करे हैं कर दीजिएगा। तो नाउ लास्ट पॉइंट आ चुका है आपके स्क्रीन पर एंड इट सेज न्यू माइक्रो फेज इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट में न्यू माइक्रो फेज क्रिएट कर रहा है कौन? कंटिंजेंसी थ्योरी, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती जा रही है। So the point says, since the primary attention of contingency approach is on problem solving puzzles and putting out fires, that is why contingency approach is called as a new micro phase in management। तो guys, जो contingency theory है, contingency approach है, उसका main focus किस पर होता है? problem solving पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंटिंजेंसी थ्योरी का मेन फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ में जो पहले फायर वाली सिचुएशन, यानी जो डेंजरस या रिस्की सिचुएशन आपकी अगर होंगी फ्यूचर में, उनको क्या करना? उनको उनकी टेक केयर करना, उनका जो फायर है एक्चुअली, मतलब आग लगने से पहले बुझाना। बेसिकली दिस इज व्हाट द एक्चुअल अटेंशन और द पर्पस ऑफ कंटिंजेंसी थ्योरी। तो इसीलिए कंटिंजेंसी थ्योरी को क्या बोलते हैं? न्यू माइक्रो फेज इन मैनेजमेंट। ठीक है, इसका काम क्या है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और प्रॉब्लम्स आने से पहले ही उनका सॉल्यूशंस ढूंढ लेना, और अगर आती भी हैं तो इस तरीके से सॉल्यूशन ढूंढना कि आपको बहुत इजी तरीके से उनका सॉल्यूशन मिल जाए। Now the next point says contingency approach is now considered as refreshing breeze in management literature that away the humanistic and general system fox। तो बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, इट्स ओके। यहाँ पर आप सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो स्टडी होती है, कंटिंजेंसी अप्रोच उसको क्या दे रही है? एक रिफ्रेशिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रही है कि आपको रीजंस मिलते हैं कि जो मैनेजमेंट फेस करता है प्रॉब्लम्स, उनके क्या एक्चुअल रीजंस होते हैं, तो वो कंटिंजेंसी अप्रोच के थ्रू आपको पता चलते रहते हैं। और ये बेसिकली क्या है, जो ह्यूमैनिस्टिक और ऑर्थोडॉक्स जो पैटर्न चल रहा था मैनेजमेंट स्टडीज में, तो उनको चेंज करने में भी काफी हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी में। तो इस थ्योरी के बेसिस पर जो हमारा मैनेजमेंट लिटरेचर है, जो कि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल था, उसमें हम अब थोड़ा बहुत चेंजेस ला पा रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या है, मैनेजमेंट की जो स्टडीज है, उसके यूटिलाइजेशन है इम्पोर्टेंट टूल्स के, उनमें एक नया फेज क्रिएट कर रही है कंटिंजेंसी थ्योरी, एंड इस वजह से भी ये क्या है, एक पॉपुलर थ्योरीज में काउंट हो रही है। तो गाइज आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो के साथ साथ अगर हो सके तो अपना नोटबुक बना लीजिए, पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए। मैं बहुत ही स्लो चलता हूँ हर पॉइंट पर, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, और एक बार वीडियो देखकर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो साथ साथ लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, एंड इन फ्यूचर का भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियोस आपकी ऑलवेज अवेलेबल हैं, जब भी चाहें आप आके दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा गाइस, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे, और मैं फ्यूचर में नई वीडियोस लाता रहूंगा। तो उसके लिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।